दोस्तों, घूमता आईना में आपका स्वागत है। और भाव के साथ ये जो हमारा वीकली विमर्श चल रहा है आंखों देखी, इसकी आज के एपिसोड में हम राज्यसभा, आपको मालूम है राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं 37 सीटों के लिए। और माना जा रहा है कि इसमें एनडीए को, भाजपा को बढ़त भी मिलेगी। कांग्रेस का अलग गणित चल रहा है, दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो राज्यसभा का बार बार चुनाव होता रहता है, ये कितना प्रासंगिक है। और एक्चुअली देखें आप, दो तरह के पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, एक बाई कैमरल, एक यूनी कैमरल। तो जो जितनी बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज और बाई कैमरल, यानी उनमें दो सदन होते हैं, एक जिसे निचला सदन, एक ऊपरी सदन कहा जाता है। फिर छोटी छोटी डेमोक्रेसीज भी हैं, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, तो वहां पे आप जाएंगे तो देखेंगे कि एक ही सदन होता है। हमारे राज्यों में भी कुछ में दो सदन, कुछ में एक सदन। लेकिन ये जो अपर हाउस बनाया गया था, राज्यसभा जो बनाया गया था, इसलिए बनाया गया था कि देश के कुछ विद्वान लोग इसमें आएंगे, पहली बात। और दूसरा इसलिए बनाया गया था कि भाई लोकसभा एकदम अनियंत्रित नहीं हो जाएगी, क्योंकि उसके हाथ लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो पब्लिक मैंडेट से आते हैं, उनको जनता के वोट मिले होते हैं। एक एक आदमी लाखों वोट से चुन के आता है, तो एकदम अनियंत्रित नहीं हो जाएगी। एक तरह से लोकसभा के ऊपर कंट्रोल रखा जाएगा। पर आज मैं देख रहा था, जब मैं देखा कि ममता बनर्जी ने भाव जो लिस्ट जारी की, तो उसमें एक उन्होंने बाबुल सुप्रियो एक सिंगर रख दिया, एक कोयल मलिक करके एक अभिनेत्री रख दी। फिर एक ये जो राजीव कुमार जो डीजीपी, जो कि आपको याद होगा शारदा चिट स्कैम में इनका नाम आया था, सीबीआई इनको इंटरोगेट करने गई थी, ममता ने इनका बचाव किया था। फिर अभी जब ये ईडी वाले रेड में इन्होंने ममता बनर्जी के साथ जाके ईडी के अधिकारियों से सामान खींचा, काफी विवादित रहे हैं। और ये एक मिनिका गोस्वामी, जिन्होंने आरजी कार जो रेप केस था उसमें ममता की सरकार का बचाव किया था सुप्रीम कोर्ट में, और वो एलजीबीटीक्यू उससे भी आती हैं, तो माना जा रहा है कि एलजीबीटीक्यू ग्रुप की एक पहली सांसद होंगी राज्यसभा में। तो आधे लोग बंगाल के बाहर हैं, जो बंगाल के अंदर हैं वो या तो सिंगर हैं या एक्टर हैं। तो एक अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लगातार हो रहा है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो आसाम से चले आ रहे थे, आई के गुजराल प्रधानमंत्री बने तो बिहार से चले आ रहे थे। मतलब आप सोचिए, दोनों पंजाब के रहने वाले। तो ये राज्यसभा क्या है? मतलब ये क्या ये अपने उस पर्पस से पे खरी उतर, अपने उद्देश्य पे खरी उतर रही है भाव, जिसलिए इसका गठन हुआ था, जिसलिए ये बनाई गई थी? कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोगों को राज्यसभा में भेजने के लिए, या फिर अपने मनपसंद लोगों को एक तरह से संसद में भेजने का माध्यम बन के रह गई? भाव देखो अनुपम, एक बात होती है, जब कोई चीज नई इन्वेंट होती है या बनाई जाती है, तो वो अच्छे के लिए उसका इस्तेमाल हो, मानव हित के लिए उसका इस्तेमाल हो, समाज के लिए उसका इस्तेमाल हो और अच्छे के लिए हो, यही उसके पीछे आइडिया होती है। अब घर में हम छुरी चक्कू रखते हैं कि हमको सब्जी काटनी है या और कुछ करना है, तो उसका भी गलत इस्तेमाल होता है, तो क्या करें? वो चीज ही ना हो तो क्या करोगे आप? तो ये होती है, तो हर चीज बुरी नहीं होती। इस्तेमाल जो करने वाला है, हमारे यहाँ हिमांशु रॉय करके एडिशनल कमिश्नर थे मुंबई के, वो बड़े बॉडी बिल्डर वगैरह थे और उनको कैंसर हो गया। उन्होंने छुट्टी ले ली और अपने को छुपा कर रखा, और एक दिन खुद की सर्विस रिवॉल्वर से अपने पर ही गोली दाग कर उन्होंने सुसाइड कर ली। तो उनको रिवॉल्वर अच्छे के लिए दिया था ना, अच्छे के। मुझे दादा धर्माधिकारी करके एक बड़े क्या बोलते हैं उनको, समाजवादी विचारवंत थे सोशलिस्ट मूवमेंट में। तो उनकी एक मराठी किताब है, बहुत छोटी किताब है, मणिभवन ने पब्लिश की थी, दादांच्या बोधकथा। यानी दादा धर्माधिकारी ने अपने अनुभव जो उनके थे उसके आधार पर कुछ बोध निकलता है। तो उसमें उन्होंने दिखा था, एक बार वो कानपुर गए थे और कानपुर देर रात होने वाली थी, तो स्टेशन से उनको जहां जाना था वहां निकल पड़े थे। किसी ने पुरानी कार लेके आए थे और पुरानी कार बिगड़ गई थी, तो रात भर उनको कहीं रुकना पड़ा, यानी
रास्ते में ही रुकना पड़ा। तो वो गाड़ी का जो नीचे का कुछ हिस्सा होता है, पाटा बोलते हैं उसको, स्प्रिंग जैसा, तो वो दुरुस्त करना था, वो टूट गया था। तो क्या करे, ढूंढ ढूंढ कर गांव में एक लोहार था, उसको उन्होंने समझाया कि भाई ये है, बोला कर दूंगा, उसने कर दिया। तो उन्होंने कहा कि, हमने उसको पूछा कि तेरा कितना पैसा हो गया, तो हमको देखकर रोने लगा, क्योंकि हम गाड़ी में थे। तो मैंने उस लोहार को पूछा तू रो क्यों रहा है? तो बोला सुबह की बात है, मेरे गांव का मुखिया जो है वो आया था, और उसने, उसके कोई औजार थे, वो काम करके लिया, और मैंने बोला कि भाई इतनी मजदूरी हो गई। तो मुखिया बोला गांव में रहना है ना, हाँ मुझसे पैसा नहीं मांगना। बाद में एक पुलिस आ गया, उसके बंदूक की जो संगीन होती है वो कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो ठीक ठाक करके दे दी। तो उससे भी बोला भाई इतनी मजदूरी हो गई, वो बोला तेरे पेट में भोंक दूंगा तो क्या होगा, मुझसे पैसे मांग रहा है। तो बोला आप तो इतने बड़े, आप अपने आप पैसा पूछ रहे, इसने रोना आ गया। तो उन्होंने ये कहानी अपने अनुभव की लिखी, और बोले आखिर में उन्होंने एक 2 लाइन का बोध देते थे। वो बोले, मैंने उसको बोला कि भैया जो चीज बना रहे हो और तुम पर ही उल्टी आकर टपके, ये तो कम से कम सोचो। संगीत तो तुमने बनाई ना, जो हथियार मुखिया दिखाकर डरा रहा था, वो हथियार बना के किसने दिया था? तुमने ही दिया था। तो बनाते वक्त सोचो, इसका इस्तेमाल तुम्हारे भी खिलाफ हो सकता है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, उसका हेतु अच्छा होता है, उसका मकसद अच्छा होता है क्या। लेकिन इसी कारण, और आपको एक बड़ा अच्छा रेफरेंस देता हूं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चल रही थी, उस वक्त जब इंटरनल इमरजेंसी की प्रावधान आ गई, तो एचवी कामत नाम के सोशलिस्ट लीडर थे, उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन लिया था। तो नेहरू ने उनको समझाया कि यार, उन्होंने, एचवी कामत बोले कि अरे इसका इस्तेमाल करके कोई भी डिक्टेटर बन सकता है। तो नेहरू जी ने उनको कहा कि क्या तुम्हारा मुझ पर भरोसा नहीं है? तो एचवी कामत ने बहुत बढ़िया उनको जवाब दिया था, मेरा पंडित नेहरू पर पूरा भरोसा है, लेकिन आप अजरा में रहे इस पर भरोसा नहीं है। ये प्रावधान किसी दूसरे के हाथ पड़ जाए तो वो डिक्टेटर बनेगा। अब विडंबना देखो, नेहरू की बेटी ने ही उसी इंटरनल इमरजेंसी का इस्तेमाल किया, और 19 महीने बहुत सारे 20,000 लोगों को जेल में डाल दिया। लेकिन उसमें पहले अरेस्ट हुआ एमपी था, उसका भी नाम एचवी कामत था। ये विडंबना होती है। तो वो इंटरनल इमरजेंसी का प्रावधान पास करने में एचवी कामत भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। तो इसलिए जो प्रावधान बनाए जाते वो ईमानदारी से अच्छे कारण के लिए उसका इस्तेमाल होगा, ये भरोसा रखा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए, इसका पूरा का पूरा गलत इस्तेमाल होगा। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, अच्छे कारण से बना है, लेकिन उसका इस्तेमाल ब्लैकमेल के लिए हो रहा है। हम सरेआम देख रहे हैं, सरेआम देख रहे हैं ना। तो ये जो आपने कहा कि राज्यसभा, तो राज्यसभा का कारण ये था कि भाई जिनका ज्ञान है, जिनका अनुभव है, वो समाज के लिए उपयुक्त हो सकता है, तो उनको संसद में आने का रास्ता साफ होना चाहिए, उनको झंझट में जाकर चुनाव लड़ना ना पड़े, इसके लिए यह प्रावधान रखा है। लेकिन इसका इस्तेमाल क्या हो गया, हमने देखा। आपने तो ये यहाँ का वहां से आ गया, यूपी का या पंजाब का असम से आ गया, असम का कोई तमिलनाडु से यहाँ रुके हो। इससे भी बुरी बात है कि ये सीटें बेची जाती है। दानिश अली नाम के आज आपके उत्तर प्रदेश के एक कांग्रेस एमपी है, वो बेसिकली कर्नाटक के हैं, वो देवेगौड़ा की पार्टी में थे। 2 बार उनको राज्यसभा जाना था, देवेगौड़ा ने उनको भेजा नहीं, उसके बजाय वो सीटें बेची थी। विजय मल्ल्या पैसा देकर देवेगौड़ा की पार्टी से राज्यसभा
पहुंचे थे, प्रीतिश नंदी हो, तो फिर वीडियोकॉन के धूत हो, ये शिवसेना के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे हैं। तो उन्होंने शिवसेना के लिए क्या किया था? सीधे सीधे सीट खरीदी थी। अब 10 साल पहले की बात है, 2 गुप्ता नाम के बिजनेसमैन अचानक आम आदमी पार्टी वाले हो गए, बिजनेसमैन थे, राज्यसभा पहुंच गए। तो क्या केजरीवाल ने उनको सीटें बेची नहीं थी? तो सीट बेचने के लिए बनाई गई क्या, ये भी सवाल आप पूछ सकते हो। सवाल इंसान की नीयत पर होता है। और विडंबना यह है कि केजरीवाल बोलता है कि हमारी नीयत पर शक मत लो। कितनी विडंबना है देखो, जिसकी नीयत ही खोटी है वो बोलता है कि हमारी नीयत गलती हो सकती है लेकिन नीयत तो सच्ची है। अब ये 2 गुप्ता बिजनेसमैन आम आदमी पार्टी के एमपी बनने के पहले क्या किया उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए, इसका जवाब कोई देगा नहीं देगा, ना कोई सवाल पूछेगा। तो राक्षस हो या ईश्वर हो, दोनों इंसान के अंदर बसते हैं। कोई राक्षस नहीं होता और बाहर का, ना कोई बाहर से ईश्वर आता है, वो हमारे अंदर होता है। हम किसको बढ़ावा देते हैं उस पर हमको ईश्वर या राक्षस मिलता है। ये कल ही शाम को भाव मैं कह रहा था, रामचरितमानस का जिक्र कर रहा था कि सुमति कुमति सबके मन माही। तो राक्षस और ईश्वर दोनों सबके मन में बसते हैं। बहरहाल चूंकि ये लाइव शो है दर्शकों, और मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, वैसे आप में ज्यादातर लोगों को मालूम ही होगा कि इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है, तेहरान पर हमला कर दिया है। खामनेई तेहरान छोड़कर भाग गए हैं और पलटकर ईरान ने कतर में, बहरीन में, यूएई के अलावा इजराइल पे भी हमला किया है। इजराइल पे इस हमले में ईरान के साथ ये जो यमन के हूथी रिबेल्स हैं वो, और जो हिजबुल्लाह बचा खुचा है वो भी शामिल है। तो ये काफी लंबी चौड़ी जंग शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमीशन ने अपनी पहली लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया है। टुकड़े टुकड़े में आ रही फाइनल लिस्ट, और अभी तक 30 लाख नाम सूची से गायब हो चुके हैं। टुकड़े टुकड़े में आ रही है, शाम तक हम लोग आएंगे प्रोग्राम में तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो विषय पर वापस लौटते हुए भाव, जैसे भाव ने बताया कि राज्यसभा की टिकटें बेची जा रही हैं, और जैसे मैंने शुरुआत की कि बाबुल सुप्रियो हो गए, कोई मतलब कभी अभिनेताओं को और सिंगरों को और विवादित ऐसे पुलिस अधिकारी जो आपके साथ सही गलत सब करते रहे उनको भेजना, या फिर एक ऐसे वकील, अब देखिए वकीलों को भेजने का तो चलन बहुत ज्यादा हो गया है। ममता बनर्जी ने आज मेनका को भेजा, अब मेनका ने आरजी कार बलात्कार मामले में इनका बचाव किया था। कांग्रेस को देख लीजिए, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, बल्कि कपिल सिब्बल नहीं जा पाए तो समाजवादी पार्टी ने भेज दिया उनको, अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल से नहीं जा पाए तो तेलंगाना से भेजे गए। तो अब ये एक बड़ी अजीब सी चीज देखने में आ रही कि जो बड़े बड़े वकील हैं ये मोटी मोटी फीस के अलावा ये राज्यसभा का टिकट का भी अपना फीस के तौर पे राज्यसभा की टिकट भी ले रहे हैं, और फिर ले ही नहीं रहे हैं जाके जब ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ते हैं। कल मैं देख रहा था कपिल सिब्बल जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, उनसे भिड़े हुए थे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई आपने हद कर दी, लेकिन हद इसलिए हो रही है कि जहां पे स्टेक इतने ज्यादा हो, यहाँ पे केवल कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, राज्यसभा की सीट में पेमेंट हो रहा है। राज्यसभा का एक आप लोग अंदाजा लें जरा कि लालू यादव के परिवार से लालू, राबड़ी, मीसा भारती, साधु यादव, अखिलेश यादव के परिवार से मुलायम सिंह यादव, ये एमएलसी और राज्यसभा मिलाकर बता रहे हैं। राम गोपाल तो 1992 से बने हुए हैं। अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री मतलब रहे तो एमएलसी, अभी भी आपने देखा है, नीतीश को भी देखा है, योगी को भी देखा है, एमएलसी रहते हुए मुख्यमंत्री हैं। शिवपाल यादव, डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, तो मतलब पूरा का पूरा परिवार राज्यसभा में या लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में खपा दिया जा रहा है। तो ये बात आपने सही कही भाव की, बनाई तो कोई चीज अच्छी नीयत से जाती है, लेकिन फिर उसका एक अलग उसका दुरुपयोग होता है। पर क्या ये समय नहीं आ गया है कि अब राज्यसभा जैसे प्रतिष्ठित सदन में जाने के लिए कुछ गाइडलाइंस बननी चाहिए? अब जैसे मनमोहन सिंह का मैं अभी जिक्र कर रहा था कि वो अपने पंजाब से आते थे और राज्यसभा जाते थे आसाम से, तो इसके लिए आसाम में उन्होंने एक कमरा किराए पे ले रखा था। वो कमरा उनके नाम से किराए पे लिया गया था जिसमें मनमोहन सिंह कभी झांकने भी नहीं गए।
और उसका बाकायदा किराया दिया जाता था ये बताने के लिए कि मनमोहन सिंह यहाँ रहते हैं। मतलब क्या मजाक बना के रखा है एकदम। वोटर लिस्ट, हाँ वोटर लिस्ट में थे, वहां की वोटर लिस्ट में थे, तो आपने बिना वोटर लिस्ट में हुए तो आ भी नहीं सकते थे वहां। तो आपने एकदम मजाक बना के रख दिया है इसको, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को। तो आपको इसमें कहीं कोई आने वाले दिनों में कोई सुधार होता या फिर कुछ इसको रेगुलेट करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि ये तो देखकर भाव बड़ी कोफ्त होती है ना, ये एक ऐसा चुनाव है जिससे आम आदमी का कोई मतलब नहीं है। आप जानते हैं कि इसमें एमएलए वगैरह वोट डालते हैं और हम तो देखते रहते हैं जनता के पैसे पे जो तमाशा हो रहा है। एक्टर जा रहे हैं, पुलिस अधिकारी जा रहे हैं, वकील जा रहे हैं, डांसर जा रही हैं, परिवार के लोग जा रहे हैं और हम बैठकर तमाशा देख रहे हैं। तो ये निकट भविष्य में आपको कुछ नजर आता है भाव इसका कुछ हला भला होने का, कि ऐसे ही चलता रहेगा तमाशा? इसके लिए आपको कानून नाम के राक्षस को समझना जरूरी है। मैं कानून को राक्षस बोलता हूं। प्लेटो नाम का एक ग्रीक बुद्धिमंत था, उसका एक कोट मैंने पढ़ा है। वो कहता है कि जो सभ्य समाज होता है, सुसंस्कृत समाज होता है, उसको कानून की जरूरत ही नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि आप जिसके बारे में बोल रहे हो उस भारत में कोई सुसंस्कृत समाज, सभ्य समाज रहता नहीं है। इसको कानून की जरूरत है। आपने भी क्या बोला, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाओ। तो गाइडलाइंस बनेगा तो तोड़ने के लिए तो बनेंगे, या तो कहां से तोड़ सकते हो इसके लिए वीक लिंक रखी जाएगी। ये तो बनाया जाता है, हमने देखा है। अभी अभी अगर केजरीवाल पूरा निर्दोष होकर बाहर निकला है, वो क्या है, वो क्या है? आपको याद होगा कि जब सुब्रमण्यम स्वामी ने केस की थी जयललिता पर, जयललिता मुख्यमंत्री थी, और जब उसके खिलाफ केस शुरू दायर किया गया, उस वक्त करुणानिधि की डीएमके गवर्नमेंट थी। तो जयललिता ने अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में कि यहां मुझे जस्टिस नहीं मिल सकता, तमिलनाडु के बाहर केस चलनी चाहिए। तो वो केस कर्नाटक में चलाई गई। कर्नाटक के सेशन जज ने उनको दोषी पाया था, और दोषी पाने के कारण उनको जेल जाना पड़ा। उन्होंने ओ पनीरसेल्वम, अपना जो भरत था, उसको बोला मेरे जूते लेकर बैठ जाओ, सरकार चलाओ, और जेल चली गई थी जयललिता और शशिकला। बाद में उन्होंने अपील किया था और बंगलोर के हाई कोर्ट ने उनको निर्दोष पाया। वही सब चीजें थी। तो निर्दोष पाया तो वो बाहर आ गई, बाहर आ गई, ये फिर से चीफ मिनिस्टर हो गई। 1 साल में चुनाव हो गए, उसने दोबारा, जयललिता ने चुनाव जीते, फिर से चीफ मिनिस्टर हो गई। लेकिन दरमियान वो केस सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, और जयललिता आगे चलकर उनका देहांत हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि जयललिता तो दोषी थी, तो उसकी, वो तो जिंदा नहीं थी। शशिकला 4.5 साल के लिए जेल गई। तो निचले कोर्ट से लेकर तीसरे कोर्ट तक पहुंचने में एक बार तो निर्दोष, दूसरे बार दोषी। तो क्या केजरीवाल निर्दोष है? मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि निचली अदालत को जस्टिस करने नहीं आता, तो क्यों उस जज को सस्पेंड नहीं क्यों किया गया? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाईकोर्ट ने गलती की है, तो हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड क्यों नहीं किया? तो ये सब हमको हमारे आंखों में धूल झोंकने के लिए रूल्स बनते, रेगुलेशन बनते हैं, और हम उस पर खुश होते। सबसे मजाकिया बात समझ लो कि हमको कानून ने आजादी दी है। अरे कानून का मतलब ही शक्ति होती है, तो वो आजादी कहां से देगा? कानून आपकी आजादी निकाल लेता है आपसे, निचोड़ लेता है आपसे, आपको गुलाम बना देता है कानून, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। कागज में है, किताबों में है, और हम उस किताब को, उस अक्षर को डरते हैं। हम वर्दी वाले को नहीं डरते, हम अक्षर को डरते हैं। तो ये हमारे सामने एक हवा खड़ा कर दिया है। आप और एक बात सुन, भारत में ब्रिटिशों के जमाने से पहला कानून कौन सा बना? इंडियन पीनल कोड, जो मैकॉले ने बनाया 1860 में
भारत में पहला रिटर्न कानून बना जिसको इंडियन पीनल कोड कहा जाता है। 3 साल पीछे जाओ 1860 से, तो क्या बात हुई थी? 1860 के पीछे 3 साल 1857 था। उस वक्त ब्रिटिशों ने इतनी जबरदस्ती की थी कि इनके पास वधस्तंभ नहीं थे, तो खंबे को या किसी पेड़ को फांसी लगाकर लोगों को मारा था। एक टेरर खड़ी कर दी थी। अगर ब्रिटिश सत्ता नहीं मानोगे तो इतनी निष्ठुरता से तुमको मार देंगे। ये टेरर बनाने के बाद 3 साल में कानून आया, तो कानून नाम का एक राक्षस आपके सामने खड़ा कर दिया, नहीं तो फांसी पर लटकाएंगे। तो कानून का मतलब टेरर होता है। दाऊद टेरर है, दाऊद कानून है। विश्नोई, लॉरेंस विश्नोई कानून है, आईपीसी कानून नहीं है। ये पहले समझ लो। तो कहने का मतलब मकसद अच्छा दिखाया जाता है लेकिन होता अच्छा नहीं। और एक बहुत अजीब बात बोलूं, कार्लो गैम्बिनो करके अमेरिका में एक बहुत बड़ा माफिया डॉन था। पूरा ड्रग का कारोबार उसके हाथों में था, लेकिन वो कोर्ट में निर्दोष साबित हुआ। एक बूढ़ी महिला की साक्ष्य से वो निर्दोष साबित हुआ। क्यों मालूम है? उसने कोर्ट में बता दिया, मैंने हमारे नुक्कड़ का जो पुलिस चौकी है वहां से लेकर, पुलिस थाने से लेकर, कमिश्नर से लेकर हर जगह एक ड्रग के अड्डे की कंप्लेंट की थी। कोई उसको, प्रेसिडेंट तक मैंने लेटर लिखा, लेकिन किसी ने ही नहीं किया, क्योंकि मेरा पोता ड्रग एडिक्ट हो गया था, तो उसके खिलाफ मैं अकेली लड़ रही थी। लेकिन एक दिन मुझे किसी ने बताया, तुम गॉडफादर के पास जाओ। मैं कार्लो गैम्बिनो के पास गई और उसने वो अड्डा बंद किया। लेकिन बड्डा बंद क्यों कर पाया? वो वही तो चला रहा था, वही तो चला रहा था। लेकिन वो बोली, अगर इस दुनिया में, इस देश में कोई ड्रग के खिलाफ असलियत में एक्शन लेता है तो वो कार्लो गैम्बिनो लेता है। लेकिन वही तो ड्रग लॉर्ड था। ये विडंबना है। ये विडंबना हम बुद्धिजीवी समझ ले तो कानून से ये होना चाहिए, कानून से, इस मजाक से बाहर निकल पाएंगे। भाऊ, चूंकि आपने अभी इसका केजरीवाल का उल्लेख किया और बताया कि केजरीवाल को कैसे क्लीन चिट मिली, तो थोड़ा सा विषयांतर कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। विषय से थोड़ा सा अलग जाते हैं, क्योंकि आप हफ्ते में एक ही बार मेरे शो पर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो ये कल जो फैसला आया है, ये जो फैसला आया है कोर्ट का, आपको लगता है कि क्या ये केजरीवाल को पुनर्जीवित कर देगा? और दूसरी बात, क्या आपको ये नहीं लगता है कि सीबीआई को और ईडी को जिस तरह कोर्ट से फटकार पड़ रही है, इसका फायदा ममता उठाएंगी, इसका फायदा स्टालिन उठाएंगे, कांग्रेस उठाएगी? आपने वो सब देखा, सुना, पढ़ा? निर्दोष पाया गया है केजरीवाल, जिसकी ट्रायल ही नहीं हुई। ये अजीब किस्म का कोर्ट है, और जिसको ट्रायल कोर्ट कहा जाता है उससे ट्रायल चला ही नहीं। ना कोई विटनेस है उनको कोर्ट में बुलाया, ना तो जो चार्जेस फ्रेम होते समय ये एक बार डिस्चार्ज हुए, वो उन्हें निर्दोष नहीं पाया गया, उनको डिस्चार्ज किया गया है। और डिस्चार्ज से वो जब चार्जेस फ्रेम होते हैं तो मतलब ये है कि ट्रायल चलाने की जरूरत ही नहीं है। ट्रायल चलाने की जरूरत ही नहीं है। आपने अगर आई विटनेस जो हो गए, जो विटनेस हो गए, जो सबूत हो गए, उनकी अगर छलनी नहीं की है, चेकिंग नहीं किया है, तो आप किस आधार पर यहां पहुंचे हो? इसीलिए तो मैंने रिफर क्या किया, मैंने कर्नाटक के ट्रायल कोर्ट से लेकर, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको लाया। ट्रायल चली थी, लेकिन हाई कोर्ट बोलता है कि ये ट्रायल चलाने वाले को कुछ गणित नहीं आता, उसको अर्थ कारण नहीं समझता, इसलिए उसका डिसीजन गलत है। जयललिता ने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया है, लेकिन जो ट्रायल कोर्ट का जो डिसीजन था वो सुप्रीम कोर्ट ने माना और डाटा हाई कोर्ट के जज को। तो इससे हम पता कर सकते हैं
कि भाई ये खरीदे बेचे जा सकते हैं, बिल्कुल खरीदे बेचे जा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब अडवाणी पर जय नायरी का आरोप हुआ था, तो अडवाणी ने बोला था कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, और नहीं लड़ा था, और नहीं लड़ा नहीं, था। वो तो लड़ना छोड़ दो, लेकिन आखिर में 2 महीने हो गए, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो खुद अडवाणी हाईकोर्ट चले गए थे कि मेरी ट्रायल करो। तो हाईकोर्ट ने केस की सुनवाई की और बोली ये कौन है सीबीआई और कौन है वो ट्रायल कोर्ट वाला कि जो इस पर चार्जशीट बना रहा है। जैन डायरी एविडेंस एक्ट में आ ही नहीं सकती, और डिस्चार्ज कर दिया था। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे निचले वाले कोर्ट जो है उस पर भरोसा करना गलत होगा। अभी ये इसकी सुनवाई कहाँ हुई है मुझे बताओ। जो जो डिस्चार्ज किया मतलब क्या है? डिस्चार्ज कैसे किया आपने? आपने सुनवाई की? नहीं की। इसलिए हाईकोर्ट में अब उसकी सुनवाई होगी। आप देखो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला क्या था? उसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, तो उसके पिता ने पटना जाकर 0 एफआईआर रजिस्टर किया, याद है आपको? तो मुंबई में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया था? आज हमारा रोहित पवार बार बार चिल्ला रहे हैं मुझे इसके खिलाफ उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना है, और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। वो किस आधार पर मुझे पता नहीं, वो छोड़ दो। लेकिन अगर केजरीवाल सही है तो रोहित पवार गलत भी है ना, वो क्यों पीछे पड़ा है? एफआईआर दर्ज करो। जो अथॉरिटी है वो बोलती है इस आधार पर हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, और दिल्ली का राउस क्या है वो कोर्ट, वो बोलता है कि इसकी सुनवाई की जरूरत नहीं, ट्रायल की जरूरत नहीं। जो कोर्ट ट्रायल कोर्ट है वही बोलता है ट्रायल की जरूरत नहीं, और मुंबई की पुलिस रोहित पवार को बोलती है कि एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं। ये कानून का मजाक बना रहे और हम देख रहे हैं, क्योंकि कानून का इतना बड़ा जंगल बना दिया है कि आपको मालूम नहीं है, आप सांस ले रहे हो, उसका मतलब 10-15 कानून रोज के रोज तोड़ रहे हो, क्योंकि आप सांस ले रहे हो। आप सांस ले रहे हो तो आप ऑक्सीजन ले रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, आप पोल्यूशन कर रहे हो जिंदा रहने के लिए, समझे आप? तो कानून का जब जंगल बना रहे थे, अब हम लोग एक फ्लैट खरीदते हैं या एक रूम खरीदते हैं, अपने लिए कुछ 4-5 चीजें लाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इतनी चीजें लाते हैं कि हमको ही रहने के लिए जगह बचती नहीं। फिर बोलते हो कि ये 100-150 स्क्वायर फुट बहुत कम होता है। फिर हम 250 स्क्वायर फुट लेते हैं, फिर हम 500 स्क्वायर फुट लेते हैं, 2000 स्क्वायर फुट हो गया तो भी हमारे लिए कम होता है, क्योंकि हम कचरा घर में इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि हमको ही रहने को जगह नहीं। तो कानून इतने बने, मोदी ने कम से कम 3000 से ज्यादा कानून निकाल दिए। तो निकालने से कुछ बिगड़ा नहीं, तो कानून थे क्यों भाई? तो आपको सताने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कानून बनाए जाते। ये सच्चाई स्वीकार करो, तो ये बाकी का झंझट आपके दिमाग में आएगा नहीं। जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ब्यूरोक्रेसी बहुत इंटरेस्टेड रहती है, इसको बैन करो उसको बैन करो, वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बैन करने से पैसा खाने का और एक रास्ता खुल जाता है। इसका बैन है लेकिन तुम करते रहो, लेकिन मुझे पैसा दे दो, मैं एक्शन नहीं लूंगा। तो कोई भी गाइडलाइन, कोई भी नया कानून जरूरत नहीं है। जो एन रैंड नाम की अंग्रेजी लेखिका है, उसका एक कोट मुझे बहुत पसंद है। वो कहती है जो कानून इंप्लीमेंट करने की ताकत आप में नहीं है, ऐसा कानून पारित करना ही कानून का मजाक है। तो हमारे देश में 90% कानून ऐसे हैं। अब मुझे बताओ कि जो 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 चीज या जो रिट पिटीशन सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 16 महीने लिए थे, 16 महीने सुप्रीम कोर्ट के लिए रिजनेबल टाइम है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उनको बोलते हैं रिजनेबल टाइम का मतलब 3 महीने होता है। अजीब बात है, आपके लिए 16 महीने रिजनेबल टाइम है
और राहुल नार्वेकर के लिए 3 महीने रीजनेबल टाइम है। तो रीजनेबल टाइम शब्द का मजाक उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। मुझे उस वक्त हमारे दोस्त है उज्जवल निकम, जो बड़े वकील है, उन्होंने फोन करके पूछा था, भाऊ ये रीजनेबल टाइम का मतलब क्या होता है, ये कहाँ गिना जा सकता है? तो मैंने उनको कहा था, बिल्कुल गिना जा सकता है, जिस घड़ी में कांटे ही नहीं है उसमें रीजनेबल टाइम गिना जाता है। तो ये जिसके हाथ में सत्ता है, जिसके हाथ में कानून बनाने का अधिकार वगैरह होता है, इन्होंने हमारे जिंदगी में कानून नाम का एक मजाक बना रखा है। मुझे एक बात कहिए कि क्या तालिबान की सत्ता में कोई बलात्कार हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि वो मुंडी उड़ा देंगे, उसका डर है। हमारे यहां बलात्कार होता है तो उसको चिंता नहीं है हमारे पास अभिषेक मनु सिंघवी है, हमारे पास कपिल सिब्बल है, एक क्या। तो आपको याद दिलाता हूं, देखो नागपुर में कस्तूरबा नगर नाम की एक बस्ती है, ये 12-14 साल पुरानी बात बोल रहा हूं। तो वहां एक मुन्ना यादव या ऐसा कुछ नाम का एक गुंडा था, उस पर 19 बलात्कार के आरोप थे। बस्ती में किसी को भी उठाकर अक्कू यादव, सॉरी अक्कू यादव, आप सर्च मारोगे तो पूरी स्टोरी मिलेगी। उस पर 19 बलात्कार के आरोप थे। जब और हर बार जाता था, पकड़ते थे, कंप्लेंट होती थी, 2-3 महीने के बाद उसको जमानत मिल जाती थी। जब 19वीं घटना हुई उसके बाद उसको पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद उसकी कोर्ट में तारीख थी, तो उस बस्ती के 150 से ज्यादा बुढ़े, बच्चे, महिला सब मिलकर कोर्ट गए थे। पहली मंजिल पर उसकी सुनवाई हुई, उसको जमानत फिर से बढ़ाकर मिल गई। तो 2 हवलदार उसको लेकर आए थे जेल से, और निचली कोर्ट की जो रूम थी वो खाली थी, वहां जीप आने का इंतजार करते बैठ गए थे। ये पूरा जो जमावड़ा था 150 लोगों का आया हुआ, वो घुसा अंदर, उन्होंने उसकी बोटी बोटी टुकड़े टुकड़े कर दिए और भागे नहीं लोग, लोग वहीं के वहीं रुके बैठे। किसने भाव उसमें किसी को सजा भी नहीं हुई, भाव उसमें किसी को सजा भी नहीं हुई। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अक्कू यादव की गैंग कस्तूरबा नगर से गायब हो गई। क्यों? लोगों का कानून था। और हमारे यहां पहली क्या बात बोली जाती है? कानून हाथ में मत लेना। अरे यार, हमने आपको सत्ता दी है, मतलब हमने कानून आपके हाथ में दिया है। हमारा बच्चा हम स्कूल में भेजते हैं, इसका मतलब उसकी ओनरशिप स्कूल को या टीचर को नहीं दी है। अगर आप सही ढंग से मेरे बच्चों को पढ़ा नहीं रहे तो बच्चा निकाल कर वापस लेकर मैं उसको पढ़ा सकता हूं। उसको बच्चा हाथ में लेना नहीं बोला जाता, उसी ढंग से कानून हाथ में लेना गलत नहीं है। अगर सही ढंग से प्रशासन काम नहीं कर रहा है तो जनता को कानून हाथ में लेना पड़ेगा, और तभी जाके कानून ठीक ढंग से इस्तेमाल होगा। फिर वो राज्यसभा की मेंबरशिप हो, नाके पर नुक्कड़ का कानून हो, या स्कूल का कानून हो, या यूनिवर्सिटी का कानून हो, सब में अगर जनता दखल देने लगे तब इनका दिमाग ठिकाने आएगा कि भाई सही इस्तेमाल करे, वरना ये तो हाथ में ले लेते हैं। ये दिखाना पड़ेगा। लेकिन हम भी है ना, हम आउटसोर्सिंग पर ज्यादा भरोसा करते हैं। भाई ये करना है, जांच करनी है, और योगेंद्र, हम सब योगेंद्र यादव ने कि जांच तो होनी चाहिए। अनुपम मिश्रा चश्मा क्यों लगाता है? उसकी आंखें तो ठीक है, फिर भी चश्मा लगाता है, ऐसा एक आरोप है। मैं नहीं बोलता कि अनुपम झूठा है, लेकिन जांच तो होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ये हर लोगों के दिमाग में गया है। हम अपनी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते। हमारे गली में एक लड़की को छेड़ा जाता है तो रोकने के लिए हम आगे नहीं आते, कानून करे। हाँ, जब हमारी बेटी होती है तब लोगों ने आना चाहिए, लेकिन दूसरी के बेटी को छेड़ा जाता है, क्या हम उसने हस्तक्षेप करते हैं? नहीं करते।
नहीं करते तो गुनहगार हम भी हैं। ये समझने के लिए भी हम तैयार नहीं है। हम बोलते किसकी तो और जिम्मेदारी है। हम जिम्मेदार नागरिक नहीं है। ये सबसे बड़ी इस देश की समस्या है। भाऊ, आपने कहा था कि आधे घंटे से ज्यादा आपको मत बुलवाया जाए, आपका गले पे प्रेशर आ रहा है, लेकिन इसका तो मैं अब शॉर्ट बना के चलाऊंगा। आज तो आपने एकदम नई बात कही है ना, कानून और कानून को हाथ में लेने की। इसको शॉर्ट बना के चलाऊंगा। मैं तो खुद ही बहुत दिनों से लोकतंत्र से निराश चल रहा हूँ। और बहरहाल भाऊ ने पहले भी कहा था कि जाते जाते एक बात बोल दूं, देखो लोकतंत्र वेस्ट मिनिस्टर से आने की जरूरत नहीं। हमारी गांव पंचायत होती थी। लड़की को छेड़ने का डर गांव में रहने से भी बड़ा था। पंचायत कुछ करेगी। आज बोलते हैं जाओ तहसील में पुलिस थाने में कंप्लेंट करो। तो गांव की जो डेमोक्रेसी थी वो मारी गई है और वहां से डेमोक्रेसी संकट में आई है। हमारे देश में बहुत पुरानी लोकशाही थी, डेमोक्रेसी थी, वो मारी गई है। उसको जीवित करो। गांधी का नाम लेते लेकिन गांधी ग्राम स्वराज्य बोलते थे, उसकी बात नहीं बोलेंगे। ये क्या है मालूम है? गांधी वगैरह जो बोला जाता है ना, गांधी अंबेडकर, ये सब स्वादानुसार का नमक हो गया। मुझे चाहिए तब डालूंगा, वरना नमक नहीं डालूंगा। तो कहने का मुद्दा ये है कि डेमोक्रेसी लोगों के हाथ में होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव कानून बनाने के लिए है, लेकिन हमको भी कुछ अधिकार होना चाहिए, जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। हमारे ये एक हो गया, जो उठता है वो बोलता है कि हमको संविधान ने अधिकार दिया है। अरे संविधान ने जिम्मेदारी भी दी है। कानून कहता है जहां पुलिस या प्रशासन का अधिकारी नहीं होता, वहां जिम्मेदार नागरिक ही अधिकारी होता है। क्यों नहीं हम बच्ची को रोकते? बच्ची छेड़ी जाती है तो रोकने को हम क्यों नहीं आगे आते? क्यों दूसरे का इंतजार कर रहे? तो इसलिए मैंने बोला कि ये समझना जरूरी है, हमको भी जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए, वरना नालायक लोग आकर बैठेंगे। एक बात जाते जाते और बता दूं, मेरी बात घर की बात है। मेरी बेटी होशियार है, मेरिट में नहीं आई। तो हमारा एक दोस्त है, बड़ा बुद्धिमान है, नाम नहीं याद लूंगा। वो भी बचपन से उसका लाड प्यार किया था उसने। तो जब उसका मेरिट नहीं मिला तो वो बहुत गुस्से में था, अपनी बच्ची मानता था। तो मैंने उसको समझा, यार जाने तो मेरिट क्या है, ये है क्या है। वो बोला नहीं भाऊ, इसने बड़ा गुनाह किया है। अगर इसकी क्षमता मेरिट में आने की है, फिर भी उसने लिथार्जिक रहकर मेरिट में नहीं आई है, तो एक गलत इंसान को मेरिट में आने को मदद की है, वो गुनाह है। तो जब हम जिम्मेदारी नहीं उठाते तो गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में सत्ता जाती है। ये हमारा सबसे बड़ा गुनाह है। देखिए, बड़ी लंबी चली गई। मैं कहता हूं अक्सर ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आज बात कहां से कहां पहुंच गई। और भाऊ ने प्रोग्राम शुरू होने के पहले कहा था कि अनुपम आधे घंटे मुझे छोड़ देना, मेरा गला उसके बाद सूखने लगता है। तो ठीक है, प्रोग्राम हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम इसको आगे भी चर्चा करेंगे। हम इसको लोकतंत्र का नृत्य में भी चर्चा करेंगे। हम इसको भाव के साथ, भाव को दोबारा लाके इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि चाहे राज्यसभा हो और ये आपके इलाके का पुलिस चौकी, जैसा भाव ने कहा ना कि कानून वो अपने स्वाद के हिसाब से अपने अपने हिसाब से लोग डाल लेते हैं। इससे ज्यादा कानून के मायने नहीं रह गए हैं और समाज अपने आप में लोगों को फेल कर रहा है। देखिए, ये देश, ये दुनिया पुलिस और कानून और मिलिट्री से नहीं, समाज से चलती है। और समाज कहीं ना कहीं अपने आप में एक असफल साबित हो रहा है। तो भाव यहाँ आने के लिए और यहाँ पे हर हफ्ते बैठकर, और चूंकि इस विमर्श की पूरी एक मंशा यही है कि नए विषयों को छुआ जाए और जो मुद्दे हैं उनकी जड़ तक पहुंचा जाए। तो भाव हम लोगों को ऐसे ही आके बताते रहेंगे। और भाव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, प्रणाम।